घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन अगर उसी घर के कागजात फर्जी निकल जाएं या उस पर पहले से किसी और का दावा हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने वालों और होम लोन लेने वालों के लिए आरबीआई एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों, डबल मॉर्गेज और प्रॉपर्टी फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक जल्द ही प्रॉपर्टी टाइटल सर्च के नए नियम ला सकता है। आखिर क्या है ये नए नियम और इसका आपकी जेब पर और आपकी प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा, प्रवीण सर से जो है पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लैंड रिफॉर्म्स की शक्ल में कुछ ऐसा रिफॉर्म हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए लैंड रिफॉर्म की शक्ल का ही मान सकते हैं या उस लेवल का मान सकते हैं विशाल। और आरबीआई ने जो नए डायरेक्शंस जो जारी किए हैं बैंकों के लिए, उसके पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वजह है जी। और ये मामला था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभात जैन का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिए थे कि आप जो प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक वकील की जो रिपोर्ट है उस पर सीमित नहीं रहेंगे। बैंकों को अपना ड्यू डिलीजेंस करना होगा। बैंकों को अलग अलग जो अभी तरीके हैं बैंकों के किसी भी टाइटल को सर्च करने का, उस पर लोन देने का, उसको लेकर मान लीजिए कोई बैंक 13 साल की टाइटल्स को ट्रैक करता है पीछे के, कोई बैंक 30 साल के जो मालिकाना हक है उनको देखता है। किसी बैंक में वकीलों का से जो राय लेने का तरीका है वो अलग है, किसी बैंक में अलग है। तो इसको लेकर अभी अलग अलग बैंकों के हिसाब से रूल अलग अलग हैं। और अब आरबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें भी ये बात कही गई थी कि साहब एक इसकी स्टैंडर्डाइज जो है वो प्रोसेस आप तैयार कराइए जो सब पे एप्लीकेबल हो, जो एक सब एक जैसी प्रोसेस बैंकों पर भी, एनबीएफसीज पर भी। बिल्कुल। तो बैंक अब जो है सब बैंक जब आपको एक होम लोन देते हैं और उस पर जब प्रॉपर्टी के जो टाइटल को सर्च करते हैं तो अब वहाँ एक जैसे नियमों को बैंकों को सबको फॉलो करना होगा। इसका फ़ायदा न केवल बैंकों को होगा बल्कि आम लोगों को भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी तादाद पर आप फ्रॉड देखते हैं और वो लोन से लेकर बाकी खरीद बिक्री, क्योंकि भारत में बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है, लाखों के सौदे होते हैं और उनमें जब फ्रॉड होते हैं तो वो लंबे वक्त की मुकदमेबाजी में कोई व्यक्ति एक फंस जाता है। तो यहाँ बैंकों के लिए भी आपका इसमें न केवल एक तय नियम बनाने की बात कही गई बल्कि ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी बैंक का इस तरह के लोन देता है जिनमें टाइटल सूट जो है वो डिस्प्यूटेड हैं या किसी तरह का पहले से एक प्रॉपर्टी पर कई लोन लिए गए, उनमें उस अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की विशाल बात कही गई है। चलिए, तो अब इस पूरे मामले पर बैंकों ने आरबीआई को भी कुछ सुझाव दिए हैं प्रवीण सर। बैंकों ने आरबीआई से भी कहा कि पूरी प्रक्रिया को जो है बहुत ज़्यादा सख्त ना बनाया जाए ताकि ये प्रोसेस ही जो है थोड़ी डिटेल ना हो जाए। बैंकों को जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले और हर बैंक जो है अपने आंतरिक नियमों के अनुसार ही कुछ अतिरिक्त जाँच भी जो करने की जो उसकी पावर है उसको भी जो है विथहोल्ड किया जाए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, शायद मुझे लगता है बॉस कि ये इसलिए किया गया कि पता चला ऐसा है नियम ना कर दो कि भाई हम लोग लोन ही ना दे पाएं और जिसके जो क्रेडिट वाला जो धंधा है बैंकों का वही ना ठप पड़ जाए। नहीं, बात सही है कि बैंकों का जो बड़ा जो बिग जो टिकट जो लोन है कॉरपोरेट लोन के बाद होम लोन ही सबसे बड़ा आपका एक तरीका होता है जहाँ से बैंक क्रेडिट बांटते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर प्रोसेस को जो एक तयशुदा फॉर्मेट हो, क्या आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किन डॉक्यूमेंट्स को लेना है, कितने साल पुरानी आपको किसी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री को चेक करना है, क्या कोई ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है जहां पर कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का जो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम है जिसमें आपके और बहुत सारे राज्य इसमें शामिल भी हो रहे हैं, जहां ये पता चल सके कि साहब इस प्रॉपर्टी पर कितने लोन हैं या इस प्रॉपर्टी को कितने बार खरीदा बेचा गया है। एक ही प्रॉपर्टी की कई रजिस्ट्रीज के मामले बहुत सामने आते हैं। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसने की है क्या उसको हक था। तो बैंकों के लिए जो कई बार बैंक क्या करते हैं कि एक सब स्टैंडर्ड सी प्रोसेस उन्होंने अपनाई, किसी भी वकील को पकड़ा, उससे रिपोर्ट ले ली। आपने लोन लिया, आप सोचते हैं कि मैंने तो बैंक से रिपोर्ट ले ली, बैंक ने रिपोर्ट दी, बैंक ने लोन स्वीकार कर दिया, मतलब अब मेरे कागज पक्के हैं।
ये टाइटल एकदम से या जो ज़मीन आप ले रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं ये एकदम सिक्योर्ड है, अब कोई इश्यू नहीं। बाद में पता चलता है कि साहब इस पे तो पहले से 2 लोन चल रहे हैं। अब जो व्यक्ति कंसर्न व्यक्ति है उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा बैंक आ जाएगा कि आप सब पहले हमारा अमाउंट क्लियर कीजिए, या लैंड डिस्प्यूटेड है आपकी ये। तो इन तमाम जो कानूनी जो मुकदमे शुरू होते हैं फिर उन सब से निजात देने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को बैंकों को अब अपनाना पड़ेगा, जो ज़रूरी भी है। ओके प्रवीण सर, ये तो बात हुई कि प्रॉपर्टी टाइटल जो सर्च वाली बात है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस देश में अभी भी 5.5 करोड़ केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तमाम इस पूरे जो जुडिशियल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें अधिकांश ऐसे ही होंगे। आप बेहतर रूप से आप जानते हैं, बताते भी हैं कि विशाल, आप अगर गांव देहात में चले जाइए, वहाँ मेड़ की लड़ाई है, तनी तनी बात के लिए जो है लोग जो है केस किए, और अधिकांश मामले जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये तो एक मान लीजिए स्टेप अहेड हुआ कि हाँ भाई जो है प्रॉपर्टी का जो टाइटल सर्च है ये हम किया जाए। और क्या क्या इस देश में करने की ज़रूरत है ताकि जो इस तरह से जो लैंड लिटिगेशन का जो मामला है, जो कई बार जो है खूनी झड़प और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उस पर कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज़ को रोका जा सके? नहीं, देखिए सरकारें इस मामले में काम कर भी रही हैं, चाहे लैंड रिकॉर्ड्स को का डिजिटल फॉर्म तैयार करना हो, मैपिंग जो करानी हो, खसरा खतौनी मैपिंग करानी हो, ड्रोन के जरिए कराई गई है मैपिंग, सैटेलाइट्स के जरिए कराई गई है। टाइटल्स को क्लियर किया गया है कि साहब किसका क्या वो है। कई जगह पे भू स्वामित्व तो कार्ड बांटे गए हैं, जो पुरानी ज़मीन थी, घर बना हुआ है आपका, आपके पास दस्तावेज नहीं है, बाप दादे परदादों के ज़माने की ज़मीन है मान लीजिए, और दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो उनमें सरकार ने बांटे हैं। रिकॉर्ड जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज पूरा उनका डिजिटलीकरण किया गया है। तो सरकार की भी अपनी तरफ से कोशिशें हैं। इसके बावजूद मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके ज़मीनों के ही मुकदमे आज भी बने हुए हैं। कुछ प्रशासनिक शिथिलता होती है कि मान लीजिए किसी मामले में कोई डिस्प्यूट है 2 पार्टियों के बीच में किसी ज़मीन को लेके, प्रशासन चाहे तो उसको मौके पर रिजॉल्व करा सकता है, क्लियर कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी होती है, चीज़ें फौजदारी में कन्वर्ट हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद मुकदमे बन जाते हैं। फिर लोग सालों साल मतलब पीढ़ियां गुजर जाती हैं और केस जो है ज़मीनों के चलते रहते हैं। और अभी हाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जिसका फैसला सुनाया, 70 साल पुराना मामला था एक ज़मीन को लेकर, एक प्रॉपर्टी को लेकर। उसमें जिन जजों ने फैसला दिया उनकी उम्र उस मुकदमे की उम्र से कम थी। तो बड़ा प्रोमिनेंट बात हुई जिसमें 70 साल बाद एक प्रॉपर्टी को लेकर एक फैसला सुनाया गया। तो इतने लंबे मुकदमे फिर ज़मीनों के सेशंस कोर्ट हो गया, फिर आपका हाई कोर्ट हो गया, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं ज़मीनों के मुकदमे में। प्रशासन के साथ आपका मुझे लगता है कि जो सरकार तो अपनी तरफ से साफ रिकॉर्ड ठीक कर ही रही है, लेकिन प्रशासनिक जो अनदेखी की जाती है मामलों की, जो प्रशासन के पास जब भी जाया जाता है ऐसा, तो अधिकांश मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रशासन कहता है कि ये चूंकि अभी कोर्ट का मामला हो जाएगा तो हमारे अधिकार में जो है नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन स्पॉट जाके जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता हूँ। नहीं, देखिए डीमार्केशन ज़मीनें अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ ज़मीनों का एक्चुअल मालिकाना हक उनमें नहीं है, नक्शों में नहीं है। हर ज़मीन डिमार्केटेड है पूरी तरह से कि साहब कौन कौन सा एरिया, कौन सा रकबा, कौन सा खाता जो है किसका है, कितने हिस्से हैं, ये सब चीज़ें तय हैं। कुछ मामलों को छोड़ के जहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सब तयशुदा है। उसके बावजूद ये मुकदमे निकल कर आते हैं। तो वहाँ सरकारें चाहें या लेखपाल हो गए, अगर मान लीजिए देख लीजिए शहरों गाँव में उनके पास सारे नक्शे होते हैं, वो चाहें तो मौके पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं कि साहब यहाँ से यहाँ तक आपकी हद है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी पार्टी की हद है। तो किसी मुकदमे को होने से रोका जा सकता है। लिटिगेशन को अगर प्रशासन चाहे तो वो पैदा होने से रोक सकता है। मेरा ये मानना है इस मामले में।